नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस में एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत इस बड़े फैसले के तहत भाजपा की जो पूर्व सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग तकरीबन घायल हुए थे। अदालत ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं मिले। फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला किया और भगवा आतंक के नैरेटिव पर यह करारा प्रहार उनकी तरफ से कहा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हुए हैं। नीलू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलू सर, ये भगवा आतंक का जिक्र हो रहा है। जैसे ही ये फैसला आया मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट की तरफ से, ये भगवा आतंक के ऊपर थोड़ा सा बताइए, आम दर्शकों के लिए वो समझ सके, ताकि ये है क्या चीज और कहां से ये नैरेटिव और कहां से ये शब्द इजाद हुआ सर? देखिए, ये शब्द जो आया था वो पहली बार ये मालेगांव ब्लास्ट के बाद ही आया था, क्योंकि जब 2008 29 सितंबर को ये ब्लास्ट हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद ही प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था, साध्वी प्रज्ञा को, और कहा गया था कि इन्होंने ही वो मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई थी और कर्नल पुरोहित और तमाम लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया और कहा गया कि ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है जो जुड़ा हुआ है और जो हिंदू मंदिरों पे जो हमले हो रहे हैं मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा, वो उसके जवाब में ये मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं। तो ये एक सामान्य बात थी कि कोई 2-4 लोग हो सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा भगवा आतंकवाद जुड़ा उसके बाद जब 2010 में 2-3 और केसेस को, जैसे समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट था, जो पाकिस्तान में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें भी कहीं किसी भी हिंदू साधु सन्यासी का कहीं कोई नाम नहीं था, कोई आउटफुट का नाम नहीं था, दूसरे लोग उसमें आरोपी थे। जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट था वो 2007 में वो भी हुआ था। ये सब 2007 के हैं, मालेगांव के पहले के ब्लास्ट हैं, जिसमें ये कहा गया था कि हुजी जो है एक संगठन, आतंकी संगठन है इस्लामिस्ट, उसका हाथ है, ये बात सामने आ रही थी। इसके बाद अजमेर शरीफ का ब्लास्ट है जिसमें कहा था कि लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद ने करवाया है। ये तमाम ब्लास्ट जो पुराने थे, 2007 के थे, उन तमाम ब्लास्ट की जांच 2010 में एनआईए को सौंप दी गई और वो हिंदू आतंकवाद के एंगल पे उसकी जांच शुरू हुई, जिसमें स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार किया गया, लोकेश को गिरफ्तार किया गया और ये साबित करने की एक पूरी की पूरी ये पटकथा लिखी गई कि कैसे अभिनव भारत से जुड़े हुए लोग या कुछ ऐसे जुड़े हुए आरएसएस जुड़े हुए लोग जो हैं, वो एक आतंकवादी संगठन बना करके और वो आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं और पूरी चार्जशीट इस मामले में दाखिल की गई थी। लेकिन आप देखेंगे तो इन तीनों मामलों में जो कोर्ट में जब ट्रायल चला तो असीमानंद भी बाइज्जत बरी हो गए, लोकेश भी हो गए, आज कर्नल पुरोहित भी हो गई, साध्वी प्रज्ञा भी हो गई। तो कहीं भी कोई केस नहीं चल पाया, जो ये साबित करता है कि ये सब एक भगवा आतंकवाद की पटकथा लिखने के लिए ये पूरी कहानी करी गई थी और पूरी जांच जो है ये जानबूझ के किया गया था। और जो सुई घूमती है, आप हेमंत करकरे उस वक्त एसटीएफ के चीफ थे, वो मालेगांव ब्लास्ट के 2 महीने बाद ही मुंबई का जो हमला हुआ था उसमें वो मारे गए थे। 26/11 का जो आतंकी हमला था लश्कर तैयबा ने किया था, 10 आतंकी आए थे उसके लश्कर तैयबा के, और उसमें लगभग 70 लोग मारे गए थे। वो सब मुंबई हमले के बारे में जानते हैं। तो पूरी कहानी नहीं आई, लेकिन ये जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से एक हिंदू भी आतंकवादी हैं, ये साबित करने की इस पूरी साजिश हुई थी जो आगे बढ़ी। बिल्कुल, ये साजिश तो थी और साथ ही साथ सर इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर भगवा शब्द ये जोड़ने की कोशिश क्या बीजेपी को बदनाम करने की थी, या फिर हिंदू जो संगठन है उन्हें बदनाम करने की थी, या फिर इसके पीछे आरएसएस को के खिलाफ भी कोई बड़ी साजिश रची गई थी? नहीं, देखिए, इसमें जो भगवा आतंकवाद जो शब्द आया था वो पहले नहीं आया था। पहले था कि ये हिंदू आतंकवादी हैं, कुछ संगठन जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये पूरी पटकथा लिख दी गई, जब चार्जशीट होने लगी, जब चार्जशीट 2011 में सब कर दी गई, उसके बाद जयपुर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, जिसमें प्रस्ताव आया था, जिसमें कहा गया था कि भारत के लिए जो भगवा आतंक है वो बड़ा खतरा है। और ये जो खतरा दिखाया गया था कि भगवा आतंक खतरा है, उसमें बहुत हंगामा उस वक्त हुआ था और बाद में उसको प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। कांग्रेस उसे पीछे हट गई थी
कि ऐसा नहीं है। उस वक्त सुशील कुमार शिंदे थे, गृह मंत्री थे, और उन्होंने भी फिर बैकफुट पाए। पहले तो दलील देने की कोशिश की कि इतने केसेस हुए हैं, ये सब चार्जशीट हो रही है, लेकिन भगवा आतंकवाद चूंकि सभी हिंदुओं से जुड़ गया था, और ये जब कहा गया था कि आप कहते हो कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर भगवा आतंक आप कैसे कर सकते हो, हिंदू आतंकवादी कैसे कर सकते हो? वो इंडिविजुअल कर रहा है तो कर रहा है। लेकिन अगर आप पूरे में देखेंगे तो साजिश जो है वो कुछ ज्यादा बड़ी थी। और साजिश ये थी कि उसमें अगर उस वक्त कुछ घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ ये हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि सचमुच में जो आतंकवादी लश्कर तैयबा के हैं जो पाकिस्तान से आ रहे थे, उनको क्लीन चिट देने की कोशिश भी थी। और ये साबित करने की कोशिश थी कि आतंकवादी जैसे मुसलमानों में होते हैं, वैसे भारत में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, भारत में जो बम विस्फोट हो रहे हैं, उसके पीछे भारत के ही लोगों का और हिंदुओं का ही हाथ उसमें हो सकता है। और इस मामले में खास तौर पे जो 3-4 जो जोड़े गए, जो केसेस जोड़े गए, वो समझौता ब्लास्ट जोड़ा गया, वो अजमेर शरीफ जोड़ा गया, वो मक्का मस्जिद मालेगांव जोड़ा गया, जो खास तौर पे जिसमें मुस्लिम जो टारगेट हुए थे कि ये साबित कर सकें कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और इसी में आता है जो आप देखेंगे कि जो इशरत जहां वाला केस जो है, जो 3 आतंकी जो अहमदाबाद में जो इनकाउंटर में गुजरात एसटीएफ ने मार गिराया था, तो वो जो कोशिश थी कि भाई आईबी का उसमें क्लियर कट इनपुट था कि ये 3 आतंकी जो है लश्कर तैयबा के आए हैं, और उस वक्त जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनको टारगेट करने के लिए आ रहे हैं। और आईबी के इनपुट पे, खुफिया जानकारी के आधार पे पूरा डिटेल दिया था, उसके आधार पे पूरा इनकाउंटर हुआ था। उसमें एमएचए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया गया, जब मांग हुई थी कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, फेक इनकाउंटर है, तो उसमें दिया था पहले कि भाई इसमें फेक नहीं है, हमारे आईबी के इनपुट है कि ये दरअसल लश्कर तैयबा के आतंकी हैं, और आईबी को पूरी उसकी डिटेल जानकारी थी और उसके आधार पे हुआ है। बाद में पी चिदम्बरम ने उस पूरे एफिडेविट को 1.5 महीने में वापस ले लिया और नया एफिडेविट दिया, जिसमें कहा कि नहीं वो आतंकवादी है, ये कोई साबित नहीं होता है, और आईबी का जो इनपुट है वो गलत है। और उसके बाद फिर सीबीआई जांच उसकी दी गई। और ये जो पूरी की पूरी पटकथा थी वो कहीं बहुत दूर जाती है, और ये लगता है कि उस वक्त जो सरकार थी और खासतौर पर जो गृह मंत्रालय था, वो ये जो 3-4 केस हैं, इसके माध्यम से एक तरफ तो कोशिश कर रही थी कि आतंकवादी मतलब हिंदुओं को आतंकवादी घोषित किया जाए, और दूसरी तरफ जो आतंकवादी माने जा रहे थे उनको निर्दोष करने की कोशिश हो रही थी, और संघ के बड़े नेताओं को भी फंसाने की इसमें कोशिश हुई थी। उसमें वो भी बताऊंगा मैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी नफरत इसमें साफ समझ में आती है कि एक नफरत फैलाने की कोशिश थी। और साफ जिस तरह से आपने बताया सर कि कैसे हिंदू लोगों को प्रोजेक्ट किया गया कि वो भी किसी आतंकी घटना में संलिप्त हो सकते हैं, और मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत फैलाने के उद्देश्य से भी देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी एक तरह से कहा जा सकता है। सर, इसमें रिएक्शन भी सर बहुत सारे आए। साध्वी प्रज्ञा जो कि बरी हो गई, उनका रिएक्शन भी आया, वो कोर्ट में रोने लगी। उन्होंने कहा कि 17 साल मैंने किस तरह से मर मर के बिताई है मैं जानती हूँ। और इसमें एक अहम किरदार और भी है सर, दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने उस वक्त भगवा आतंक शब्द पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की थी, और अब जब ये फैसला आया तो उन्होंने बयान बदल दिया। ये अचानक से कैसे बयान बदला सर दिग्विजय सिंह का? नहीं, वो कई अब बयान देखिए, जैसे 26/11 की जो घटना हुई थी, मुंबई जो आतंकी हमला था, वो आप जानते हैं कि जो 10 आतंकी आए थे वो कलावा बांध के आए थे हाथ में जी। और ये कलावा सिर्फ इसलिए था कि वो सब के सब पता था कि सब मारे जाएंगे। और जब मारे जाएंगे, आप सोचिए कि मालेगांव में जिस वक्त सब ये पकड़े जा रहे थे, उसी बीच में वो पूरा का पूरा हमला हुआ कि अगर सब मारे जाते और अगर कसाब नहीं जिंदा पकड़ा जाता तो क्या होता? तो यही होता कि ये हिंदू आतंकवादी थे और इन्होंने ही मारा है, और पूरा का पूरा हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश होती। और उसके बाद भी जब कसाब पकड़ा गया, उसके बाद भी एक किताब लिखी गई थी, और उस किताब में ये कहा गया था कि जो 26/11 की घटना है वो मोसाद और आरएसएस की कारस्तानी है। और पूरी किताब सोच सकते हैं कितनी बड़ी किताब होगी, मोटी किताब, उसमें पूरी साबित की गया है कि आरएसएस और मोसाद मिलकर ये किया है। इसमें पाकिस्तान और लश्कर तैयबा कोई हाथ नहीं है। जबकि बाद में अब तहब्बुर राना भी यहाँ है, जिसने डेविल कोडमैन हेडली को जो भेजा यहाँ पे,
जो दाऊद गिलानी जो था, जिसमें नाम बदल के डेविड कोलमैन हेडली कर लिया था, वो उसने पूरी रेकी की थी। अमेरिका में वो FBI ने उसको अरेस्ट किया और वहां पे भी उसने कबूल किया। और जो इशरत जहां वाला जिसको कह रहे थे कि वो निर्दोष है, उसमें भी हेडली ने बताया अमेरिकन अधिकारियों को कि इशरत जहां जो थी वो दरअसल लश्कर तैयबा की आतंकी थी, उसका मॉड्यूल लश्कर तैयबा का था। तो ये साबित हो गया था कि ये किस ढंग से वो कर रहे हैं, सारे सबूत हैं। और मतलब उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह ये लगातार लगे रहे, कोशिश करते रहे कि इसके पीछे जो है वो हिंदू आतंकवादी है, और मतलब भगवा आतंकवाद को वो काफी ज्यादा बढ़ावा देते रहे। और अगर आप बाटला हाउस इनकाउंटर को थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो उसमें उनकी जो भूमिका थी दिग्विजय सिंह की, कि वो उसकी जांच जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी उसमें हो और गलत तरीके से निर्दोष बच्चों को मारा गया है, उसके लिए पूरी उन्होंने कोशिश लगा दी थी। पूरी कोशिश की और पूरा हंगामा हुआ उस वक्त। पूरा उस चिदम्बरम थे उस वक्त, क्योंकि ML शर्मा इंस्पेक्टर मारे गए थे वहां पे, और पूरी दिल्ली पुलिस खड़ी हो गई थी। और कर्नल सिंह ने तो बाद में बाटला हाउस, जो उस पर स्पेशल सेल के जो हेड थे, स्पेशल CP थे दिल्ली पुलिस के, बाद में एडी डायरेक्टर बन गए, रिटायर हुए वो, तो उन्होंने पूरी किताब बाटला हाउस पे लिखी और लिखा है कि किस ढंग से प्रधानमंत्री ने बुला के उनको कहा कि भाई इसमें क्या मामला है, और पूरी डिटेल जब दी और वो जाके कपिल सिब्बल को दिखाया। कपिल सिब्बल उस वक्त शायद HRD मिनिस्टर बन गए थे। तो तब जाकर के वो मामला रुका, वरना दिग्विजय सिंह तो उसको भी कह रहे थे। और जो कल संसद में जब बहस हो रही थी परसों, तो अमित शाह ने जो कहानी सुनाया लोकसभा में कि भाई सलमान खुर्शीद रो रहे थे कि भाई सोनिया गांधी बहुत रोए कि बाटला हाउस में निर्दोष लोगों को मार दिया गया, वो कहानी बाटला हाउस वाली कहानी है। तो उस वक्त जितने देश में बम विस्फोट हो रहे थे 2004-05 के बाद से देख लेंगे, इंडियन मुजाहिदीन कहा गया था, लश्कर तैयबा का था, दिल्ली में शेयर ब्लास्ट हो रहे थे, लखनऊ में हो रहा था, जयपुर में हो रहा था, अहमदाबाद, कहीं भी, बेंगलोर, पुणे की जो थी बेकरी वाला जो कांड था, जर्मन बेकरी, वो तमाम जगह बम विस्फोट हो रहे थे। तो उस वक्त जो एक दबाव सरकार के ऊपर था कि जो मुस्लिम आतंकवादी इस ढंग से पूरे देश में विस्फोट कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए ये भगवा आतंकवाद का जोड़ा गया। और अजमेर शरीफ ब्लास्ट वाले में 2 लोगों का तो 164 का बयान दर्ज करवाया गया मजिस्ट्रेट के सामने, जिस बयान में उसने कहा कि जो मीटिंग हो रही थी बम विस्फोट करने की अजमेर शरीफ दरगाह में, उस मीटिंग में इंद्रेश कुमार और RSS के प्रमुख मोहन भागवत वो मौजूद थे। यानी कि पूरे RSS संगठन को ये कि आतंकवादी संगठन है, ये साबित करने की कोशिश हुई थी। ये एक बड़ी बात है सर कि RSS को कैसे इस पूरे मामले में जोड़ने की कोशिश की गई। वो तो बाद में सबूतों के अभाव में मामला खुलता चला गया और दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे मामले में हो गया। लेकिन एक बड़ी साजिश RSS के खिलाफ भी रची गई, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इंद्रेश कुमार का नाम, मोहन भागवत का नाम इसमें जोड़ने की कोशिश थी। सर इसमें अब जब रिएक्शंस की हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ठीक है, जितने दोषी पहले जिन्हें आरोपी बनाया गया था वो बरी कर दिए गए, लेकिन मामला तो हुआ था, आखिर इसके पीछे था कौन, ये एक सवाल अभी भी बचा हुआ है। नहीं, वो बचा रहेगा, वो सवाल बचा रहेगा, क्योंकि जिस वक्त घटना हुई, अगर पुलिस ने जांच ढंग से नहीं की, NIA ने जांच ढंग से नहीं की, और राजनीतिक आकाओं के कहने पर दूसरे लोगों को, गलत लोगों को फंसा दिया, और जो एविडेंस है वो फैब्रिकेट किए, वो फर्जी एविडेंस लगाए गए, तो फर्जी एविडेंस टिके कैसे? उसके पीछे कहीं नहीं, अगर कोई लश्कर तैयबा को कह रहा है आतंकी की संगठन है, तो एक पुरानी उसकी पूरी एक सीरीज है जो जिन आतंकी हमलों में बहुत लोगों के गवाह हैं, बयान हैं, अमेरिका तक, पूरी दुनिया तक सबने उसको कह रखा है कि आतंकवादी संगठन है वो, यूएन तक ने डिक्लेयर कर रखा है। तो जब ऐसे संगठन होता है और आप 3-4 केसेस में जानबूझ के करने के लिए, और ढूंढा भी कि भाई साधुओं को ढूंढो, मतलब साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद भगवाधारी हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये साबित करने की कोशिश की। इंद्रेश कुमार को और इनको मोहन भागवत को फंसा के आपने ये साबित करने की कोशिश की कि इसमें RSS लगा हुआ है।
और उसमें 3-4 प्रचारक जो हैं, जो स्वयंसेवक हैं संघ के जुड़े हुए, जो पदाधिकारी छोटे लेवल के हैं, वो अजमेर शरीफ में उनको चार्जशीट किया आपने। मैंने पूरे संगठन को और पूरे भगवाधारी एक हिंदू को आपने आतंकवादी साबित करके और उसको ये कह दिया कि भाई आतंकवादी जो है ये भी हैं। तो मतलब इतनी बड़ी साजिश ये थी, इतनी बड़ी साजिश थी। और जिसका जो जब आया, जब भगवा आतंकवाद शब्द जब कांग्रेस के अधिवेशन में आया और इन्होंने कहा, मतलब क्या बोलते हैं, सुशील कुमार शिंदे ने जब कहा, तो बहुत हंगामा हुआ उस वक्त, क्योंकि आप पूरे हिंदू को आतंकवादी कैसे कर सकते हैं। और कल अमित शाह ने जो संसद में, राज्यसभा में बोला, वो कह दिया कि भाई कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। और आपने बिल्कुल फैब्रिकेटेड किया है सब कुछ। और अमित शाह 6 साल से देश के गृह मंत्री हैं। तो ये चीजें तो है ना। बिल्कुल, ये भी एक संयोग ही है सर कि कल ही राज्यसभा में अमित शाह ने बोला कि मुझे गर्व है इस बात पर कि कोई भी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और ठीक एक दिन बाद ये फैसला आता है जिसमें जो आरोपी थे वो पूरी तरह से बरी हो जाते हैं। ये साफ तौर पर ये उस बयान को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम किया कोर्ट ने। हालांकि कोर्ट ने अपने लेवल पर देखा कि कुछ सबूत उनके खिलाफ नहीं थे, लिहाजा उन्हें बरी करना ही जायज बनता है। लेकिन उन 6 मासूम लोगों की मौत का क्या, जिनकी जांच प्रभावित की गई यूपीए सरकार के दौरान, जो असल दोषी थे वो आज भी शायद खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं। लेकिन किस तरह से भारत में नफरत फैलाने की कोशिश की गई, भारत में कुछ संगठनों को इसमें नाम डाल के उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को इसके पीछे लगाया गया, ये बताने के लिए कि ये भी आतंक में संलिप्त है। एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। कोर्ट के इस फैसले को एक तरह से, इस तरह से भी हम देख सकते हैं, जो अगर ये फैसला गलत दिशा में जाता तो निश्चित तौर पर एक गलत नैरेटिव सेट हो जाता है, जो फिलहाल के तौर पर अब साफ हो चुका है। सर, इसे किस तरह से देखते हैं? एक बड़ा फैसला तो हुआ ही, लेकिन यह संयोग भी माना जा सकता है अमित शाह के बयान के साथ। सर देखिए, अमित शाह जो बयान दे रहे थे वो अभी 3-4 केस पहले भी चूंकि आ चुका था और वो तमाम केसेस में बरी हो गए थे, तो उस बयान को इस केस से नहीं जोड़ सकते हैं। और वैसे भी जो जांच हो रही थी, जो सुनवाई चल रही थी और कोई रिजर्व था, तो पता होता है कि भाई आपके पास सबूत नहीं है। लेकिन भाई बाकी जो समझौता एक्सप्रेस में, चाहे अजमेर शरीफ दरगाह जो ब्लास्ट हुआ उसमें, मक्का मस्जिद हैदराबाद वाला जो ब्लास्ट हुआ उसमें सारे बरी हो गए। और कहीं कोई उसके बाद भी सबूत नहीं मिला कि अवना भारत जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन से 4 लोग नहीं चलाते हैं। आतंकवादी संगठन का फंडिंग का पूरा पैटर्न होता है, उसको सपोर्ट बेस होता है। तो 4 लोगों को अगर आप सिर्फ अरेस्ट कर लेंगे और कहें कि आतंकवादी संगठन से जुड़े थे, आतंकवादी घटनाएं कर रहे थे, तो उसको फंड कौन दे रहा था, वो कहां से जुटा रहे थे? तो उसके आधार पर उन्हें साध्वी प्रज्ञा और जो असीमानंद को मिला, साध्वी प्रज्ञा को उस वक्त मिला, लेकिन असीमानंद तो सभी केसेस में थे। कर्नल पुरोहित को तो सभी में जोड़ दिया गया था, क्योंकि देखो तीनों जो है उसमें जुड़े हुए थे। अवना भारत से कर्नल पुरोहित भी जुड़े थे, साध्वी प्रज्ञा भी जुड़ी थी और असीमानंद भी जुड़े थे। और जब ये सब बाकी केसेस से हो गए बरी, तो वहां से भी होना था बरी। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा था। लेकिन जो कोशिश होती है, आप सोचो कि जो बनारस के संकट मोचन जो मंदिर में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए थे। और अखिलेश की सरकार थी, जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने 2014-15 में वो सारे केस वापस लेने की कोशिश की कि भाई जो आतंकवादी जो चार्जशीटेड हैं, जो जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ हम केस वापस लेंगे। बहुत सारे केस वापस लेने की कोशिश की थी, जो उस वक्त नहीं हो पाया। बाद में हाईकोर्ट का हंगामा हुआ, हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया और नहीं हुआ। और बाद में कोर्ट ने उन सभी आतंकियों को सजा सुना दी जिनके खिलाफ चार्जशीट थी, उन पे सबूत पाया कि बिल्कुल सही है, और सरकार केस वापस ले रही थी। तो ये चीजें इस देश में होती है जब आतंकवाद जो है वो देश बहुत लंबा झेला है इसमें से, और कितने हजारों बेगुनाह लोग मारे गए हैं। जो आतंकी जो बम विस्फोट करते थे वो तो हम जानते ही हर जगह होता था। भाई लाल किले तक में आतंकवादी घुस गए थे, लाल किले भी गए थे और ये पार्लियामेंट तक में हमला किया था। तो सब कुछ जानते हुए भी, मतलब सिर्फ मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की कोशिश है। जो अमित शाह आरोप लगा रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो गलत आरोप नहीं है। कि जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं सिर्फ ये मतलब साधु और सन्यासियों को आतंकवादी और आरएसएस के लोगों को आतंकवादी साबित करने की नहीं है।
26/11 में कलावा पहन पहन के जो आए थे आतंकवादी और 170 लोगों को मार दिया, 300 लोग घायल हो गए, वो दिखाता है कि भाई हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश थी। जो इशरत जहां को के मामले में जिस ढंग से आईबी के जो स्पेशल डायरेक्टर, जो उस वक्त गुजरात के जो आईबी के चीफ थे राजेंद्र कुमार, वो बाद में स्पेशल डायरेक्टर बने और उस वक्त उनके खिलाफ चार्जशीट करने की कोशिश की गई। और आरके सिंह जो थे, वो जो बाद में मंत्री बने मोदी सरकार में, वो गृह सचिव थे और उन्होंने, आरके सिंह ने उनके खिलाफ चार्जशीट चलाने की अनुमति देने से इनकार किया कि हम नहीं देंगे। अगर सरकार को करना है, मंत्री करना है, तो मंत्री फाइल पे साइन करें, और मंत्री फाइल पे साइन नहीं कर पाए। तो ये जो कोशिश है, ये मतलब कोई क्या कहा जाए इसको, विनम्रता है इस देश की कि देश पूरा का पूरा, पूरी जनता चाहती है कि आतंकवाद खत्म हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, और आप आतंकवाद को इस हास्यास्पद स्थिति में ले आए कि सिर्फ एक अपना राजनीतिक क्या कहते हैं, उल्लू सीधा करने के लिए आप निर्दोष लोगों को आतंकवादी साबित कर दें और आतंकियों को निर्दोष बताने लगे, उनको आप छूट दे दें। तो ये इस देश की विडंबना है, राजनीतिक के इस ढंग से होनी नहीं चाहिए और जनता को ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि सर ये तमाम ये जो डिस्कशन था, ये देखने के बाद काफ़ी हद तक लोगों की आंखें खुली होंगी कि आखिर मालेगांव ब्लास्ट पूरे मामले में किस तरह से चार्जेस फ्रेम किए गए गलत तरीके से, और फिर बाद में जब ये पूरा मामला खुला तो सच्चाई सबके सामने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया नीलू सर हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए जो शायद अब आम लोगों को अब जाकर साफ हुई होंगी। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश तो थी ही इस केस के जरिए भगवा आतंक के नैरेटिव को सेट करने की, और कुछ जाति विशेष के लोगों को इस तरह से आतंक के नाम में संलिप्त करने की, जो फिलहाल अब पूरी तरह से साफ हो गया है। इस तरह से कोशिश हमारी यही थी कि मालेगांव ब्लास्ट की वो परत आप तक पहुंचाई जाए जो शायद अब तक छुपी हुई थी, और नीलू सर ने जिस तरह से जो इनसाइट दिया है इस पूरी कहानी के पीछे का, वो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।